नमस्कार। आज हम बात करेंगे जनगणना की। केंद्र सरकार ने आखिरकार ऐलान कर दिया है कि अगले साल देश में जनगणना कराई जाएगी। देखिए, जनगणना की अगर बात करें तो जनगणना 2021 में होनी थी, क्योंकि ये हर 10 साल बाद होती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, लेकिन 2021 में कोरोना के चलते जनगणना नहीं हो पाई। इसके बाद से मामला लगातार टल रहा था और आखिरकार अब सरकार ने घोषणा की है कि 2025 में जनगणना होगी और बहुत जल्द जनगणना के आंकड़े लोगों को दिए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या जातिगत जनगणना होगी? लेकिन अभी तक जो स्थिति है, अभी तक जो स्थिति सामने आई है, जो तथ्य सामने आए हैं, उसके हिसाब से लगता है कि जातिगत जनगणना करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। हाँ, जाति की जगह एक संप्रदाय कॉलम नया जोड़ा जा रहा है, जिसमें लोगों से संप्रदाय पूछा जाएगा, लेकिन जाति नहीं पूछी जाएगी। अब इसका क्या मायने है? देखिए, विपक्ष लगातार इस मांग को जोर दे रहा है कि जातिगत जनगणना देश में की जानी चाहिए। बिहार समेत कुछ राज्यों में जातिगत जनगणना हुई भी है, जिसमें ओबीसी और उसके अंदर आने वाली कई जातियों का अलग से संख्या एकत्र की गई है, और कुछ और स्टेट ने भी किया है। लेकिन केंद्र सरकार जो पूरा देश में जनगणना करती है, वो उसने अभी तक इस पर सहमति प्रकट नहीं की है। अभी इसमें समय है, हो सकता है आगे कुछ स्थितियों में बदलाव आए, लेकिन अभी तक की स्थिति के हिसाब से जातिगत जनगणना की हामी केंद्र सरकार ने नहीं भरी है। इस मामले में आपको याद होगा कि आरएसएस ने बीच में कहा था कि अगर वो जातिगत जनगणना अगर लोगों के विकास के लिए जरूरी है तो उसमें करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर उन जातियों के विकास के लिए, ये राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये संघ ने कहा था। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं जनगणना की। आखिर जनगणना क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या मकसद है, इससे क्या फायदे हैं और क्यों होनी चाहिए? देखिए, जैसा कि हमने बताया कि हर 10 साल में जनगणना होती है। इसमें जो मुख्य काम ये होता है कि एक गिनती की जाती है लोगों की कि हमारे देश की आबादी कितनी हो चुकी है, और ये पूरी दुनिया में होती है, हर दुनिया में जनगणना होती है। हमारे यहाँ हर 10 साल में होती है। पिछली जनगणना 2021 में हुई थी, 2011 में हुई थी, लेकिन 2021 में होनी थी, वो कोविड की वजह से नहीं हो पाई, हमने जैसे पहले बताया। अब वो 2025 में होने जा रही है, 4 साल की देरी से होने जा रही है। इसका फायदा सबसे बड़ा यह है कि एक तो जनसंख्या का सही आंकड़ा पता चलेगा कि देश की आबादी कितनी है। वैसे मॉडलिंग से अभी भी पता चल जाता है, और मॉडलिंग के जरिए जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 138 करोड़ इसमें देश की आबादी हो चुकी है। लेकिन इस जनगणना से एग्जैक्ट आबादी मिलेगी, और किस स्टेट में कितनी है, किस एरिया में कितनी है, किस जिले में कितनी है, किस ब्लॉक में कितनी है, किस तहसील में है, किस शहर में है, वो एक एक्यूरेट डाटा इस जनगणना के जरिए मिलेगा। दूसरा, इससे ये पता चलेगा कि जनसंख्या की ग्रोथ कैसी है, वो वृद्धि दर कैसी है, यूपी में किस ग्रोथ की दर क्या है, कर्नाटका में ग्रोथ रेट क्या है, केरला में ग्रोथ रेट क्या है। तो इससे किस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है वो भी पता चलता है। और जो एक जनसंख्या को स्थिर करने के प्रयास पूरी दुनिया में हो रहे हैं, उसमें ये भी देखा जाता है कि हमारे किस एरिया में जनसंख्या स्थिर हो रही है, किस एरिया में जनसंख्या घट रही है और किस एरिया में बढ़ रही है। तो इससे पहला काम तो ये होगा कि सही आबादी, सही लोगों का पता चलेगा, लोगों की संख्या का पता चलेगा। उसका फायदा यह है कि अगर हमारे पास जब लोगों का डाटा होगा कि किस स्टेट में कितने लोग रहते हैं, उसी हिसाब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने बजट की प्लानिंग कर पाएंगी, विकास योजनाओं की प्लानिंग कर पाएंगी। तो उसके लिए सही आंकड़ा होना जरूरी है। दूसरा फायदा इसका यह है कि जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं उसके हिसाब से अभी अगले साल 2026 में एक महत्वपूर्ण काम होना है, वो होना है लोकसभा सीटों का परिसीमन। देखिए, हमारे देश में जो लोकसभा की सीटें हैं, अभी 542 सीटें हैं, लेकिन ये कम से कम 30 साल पहले से चली आ रही हैं, वही सीटें हैं। पूर्व में सीटें कम थी, फिर थोड़ा बढ़ी, लेकिन उसके बाद जब 96 और 98 के बीच में सीटें बढ़नी थी, तो उस समय इस फैसले को टाल दिया गया था। इसलिए टाल दिया गया था कि ये कहा गया कि साउथ के स्टेट में जनसंख्या काफ़ी कम हो रही है, नॉर्थ के स्टेट में जनसंख्या बढ़ रही है। अगर सीटों का परिसीमन होता है तो साउथ की सीटें कम हो जाएंगी, नॉर्थ की ज़्यादा हो जाएंगी। तो उस समय की जो सरकार थी उसने ये फैसला लिया कि इसके 2026 तक के लिए टाल दिया जाए, और 2026 में इस पर फैसला लिया जाएगा। अब ये माना जा रहा है कि 2026 से आगे इसे और तो नहीं टाला जाएगा, इसलिए 2026 में परिसीमन इस बार होना तय है। और उस परिसीमन से पहले जरूरी है कि जनसंख्या के आंकड़े हमारे सामने, सही आंकड़े हमारे सामने हों, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर नए सिरे से परिसीमन होगा। अब ये जो साउथ की चिंता है, नॉर्थ की चिंता है, इसके लिए क्या फार्मूला निकलता है, ये अलग विषय है, इस पर हम अलग से भी चर्चा करेंगे, पहले की भी है, तो इस पर एक अलग से भी चर्चा करेंगे। लेकिन
2025 की जनगणना इसलिए भी जरूरी है कि 2026 में उसके आधार पर लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है, क्योंकि लोकसभा सीटें अब आगे जाके बढ़ जाएंगी। और हमें याद है कि पिछले साल नया पार्लियामेंट बना था, उस पार्लियामेंट में भी सीटें बढ़ा दी गई हैं। पुराने पार्लियामेंट में 542 सांसदों के बैठने की व्यवस्था थी। अब नए जो पार्लियामेंट बना है उसमें लोकसभा में कम से कम 1000 सांसद बैठ सकते हैं, तो वो व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। और 2029 से जो अगला चुनाव होगा उसके बाद महिला आरक्षण भी लागू होना है, तो इसलिए ये परिसीमन का काम भी इस बार होना तय है। ये इसका दूसरा उपयोग है। तीसरा क्या है कि जब जनगणना की जाती है उसके साथ सिर्फ लोगों की गिनती नहीं की जाती, और भी कई तरह के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। जैसे इस बार 30 किस्म के आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, पिछली बार 29 किस्म के आंकड़े एकत्र किए गए थे। इस बार एक नया सवाल जोड़ा है कि आपका संप्रदाय क्या है। जैसे जाति को नहीं पूछा है लेकिन संप्रदाय पूछा है, तो ये एक नया आंकड़ा है। तो 30 किस्म के आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, जो उम्र से लेके आपका फैमिली के स्ट्रक्चर से लेके आपके परिवार में कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, क्या काम करते हैं, क्या आर्थिक गतिविधि करते हैं, और कैसे आप अपने काम पे जाते हैं, क्या आपके पास वाहन क्या है, आप पढ़ाई लिखाई कितनी की है, आप 10वीं पास हैं कि अनपढ़ हैं, कि 5वीं पास हैं, कि ग्रेजुएट हैं, कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये सब डाटा ही पूछा जाता है। और आप दिव्यांग हैं, ये भी एक आंकड़ा पूछा जाता है। आपकी मातृभाषा कौन है, मातृभाषा के अलावा कौन कौन सी भाषाएं आप जानते हैं। ये सब इस तरह के 30 किस्म के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। तो इन आंकड़ों से अलग अलग किस्म की योजनाएं बनती हैं, और वो योजनाएं अगले 10 सालों के लिए होती हैं। अगले 10 सालों की प्लानिंग इन जनगणना के आंकड़ों से होती है। अगर मान लीजिए साक्षरता दर पूछेंगे, साक्षरता से के बारे में पूछने से हमारे पास ये आंकड़ा आएगा कि कितने लोग साक्षर हैं, जो पढ़ना लिखा जानते हैं, कितने लोग हैं जो 10वीं तक पढ़े हैं, कितने लोग हैं जो 5वीं तक पढ़े हैं, कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, कितने लोग हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो इस तरह का डाटा आएगा। आपके घर में बेटा कितना है, बेटी कितनी है, इससे ये पता चलता है कि इसकी 2 बेटियां हैं, किसी घर में कोई बेटी नहीं है, किसी घर में 2 बेटे हैं, तो ये एक आंकड़ा भी आता है, इससे भी प्लानिंग होती है। तो जैसे आप डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं तो उससे एक उम्र का पता चलता है कि हमारे देश में 60 से ऊपर के लोग कितने हैं, हमारे देश में 20 से नीचे के लोग कितने हैं, हमारे देश में 20 से 50 वर्ष की उम्र के जो सबसे यंग अवस्था मानी जाती है उसमें उस आयु वर्ग में कितने लोग हैं। तो इससे किस्म किस्म के आंकड़े एकत्र होते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं की प्लानिंग बनती है। वो केंद्र के स्तर पर भी बनती है और राज्य के स्तर पर बनती है। तो ये इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है जनगणना का। इसके अलावा एक बात इसमें और है, जैसे हमने जातिगत जनगणना का जिक्र पहले किया, और कि इस बार अभी जातिगत जनगणना का इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आंकड़े एकत्र पहले से किए जाते हैं और इस बार भी किए जाएंगे। जो जातिगत जनगणना की पूरी मांग है वो ओबीसी को लेके है, अन्य पिछड़ा वर्ग को लेके है। अन्य पिछड़ा वर्ग में सैकड़ों जातियां आती हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि हजारों जातियां आती होंगी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के दायरे में आती हैं। जो राजनीतिक दलों की मांग है, उनकी मांग है कि इनकी भी गिनती की जाए कि किस जाति के कितने लोग हैं। ये मांग खासतौर पर अपोजिशन की तरफ से उठाई जा रही है पिछले कुछ समय से, क्योंकि अपोजिशन को लगता है कि ये जो जाति की राजनीति है उसमें इस मांग को उठाने से उसको फायदा होगा, और हो सकता है हो भी रहा हो। तो जो कवायद सारी है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आने वाली जातियों की गिनती को लेके है, क्योंकि जो एससी और एसटी हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, उनके आंकड़े पहले भी आते रहे और इस बार भी आएंगे। अब इस पर सरकार ने अभी हामी नहीं भरी है, और सरकार ने सिर्फ संप्रदाय का एक कॉलम नया जोड़ा है कि किस संप्रदाय के मानने वाले हैं। तो अगर ये ओबीसी के बारे में कोई फैसला होता है तो ये आने वाले दिनों में होगा, अभी क्योंकि समय है, लेकिन अभी तक के ऐसे कोई संकेत नहीं है। तो ये जातिगत जनगणना है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या जातियों के आंकड़े जिस प्रकार से दूसरे आंकड़े जनसंख्या में एकत्र किया जाता है, अगर जातियों के आंकड़े आते हैं उससे कोई फायदा है, नुकसान है? देखिए, अगर बात फिर घूम फिर के वही आती है, अगर विकास के लिए जैसे जनसंख्या के आंकड़ों का इस्तेमाल होता है, वैसे अगर जातियों के आंकड़ों का भी इस्तेमाल विकास के लिए होता है। अगर जातियों की संख्या पता रहती है और उनमें स्टडी होती है, उससे ये पता चलता है कि इन जातियों के लोग पिछड़े हैं, इन जातियों के लोग अच्छी स्थिति में है, तो उसके आधार पर भी योजनाएं बन सकती हैं। तो वो अगर वो विकास के लिए है तो निश्चित रूप से फायदेमंद है। अगर उस पर सिर्फ किसी पार्टी को राजनीति करनी है तो फिर उसको राजनीति करनी है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति होगी। तो ये एक इसका जातियों का पहलू है। तो अब ये जब जनगणना होगी तो इसके सही आंकड़े सामने आएंगे, और मुझे लगता है कि अगर इस बार 2025 में होगी तो फिर अगली जनगणना 2035 में होगी, तो ये 10 साल बाद होती है, 2031 में जनगणना नहीं होगी। तो ये एक नई कवायद शुरू हो रही है, जिसमें पक्ष विपक्ष के बीच में तलवारें भी खींच सकते हैं, क्योंकि
अपोजिशन अभी भी अपनी मांग पर अडिग है कि अगर जनगणना हो रही है, जातिगत जनगणना हो। विपक्ष ने ये भी मांग की है कि इससे पहले कोई फैसला लेने से पहले कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। हालांकि सरकार ने अभी कोई संकेत नहीं दिए, लेकिन ये मामला सिर्फ यहीं तक थमने वाला नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पे और राजनीति होगी। विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना के लिए दबाव बनाया जाएगा, दबाव बनाते रहेगा, सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन सरकार ने भी अपने म्यान में कई वो रखे हैं, कई तलवारें रखी हैं, जिससे कह सकते हैं कि कई उसके अगर सरकार को लगता है कि अगर उसे नुकसान हो रहा है, पॉलिटिकल नुकसान, तो फिर वो भी अपना रुख बदल सकती है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा?